नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और 9 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट कार्यक्रम का, यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां पर हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। रोज रात को 9 बजे हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और आज कौन से विषय होने वाले हैं जिनके बारे में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे, जल्दी से फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम बताते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर कौन से मुद्दे हैं, लीजिए वो बड़े मुद्दे आज कौन से हैं। दिल्ली का सीएम कौन है, क्योंकि भाई अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आ गया है कि राजनीतिक जगत में भूचाल आ गया है, हलचल मच रही है। सब जानना चाहते हैं कि भाई इस्तीफा देंगे तो गद्दी पर बैठेगा कौन, मुख्यमंत्री होगा कौन, ये बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, इस्तीफे के बाद क्या होगा, माने इस्तीफे के बाद किसका नंबर आएगा और क्या होने वाला है दिल्ली सरकार का और आम आदमी पार्टी का। क्योंकि भाई इस बार जो जमानत लेकर बाहर आए हैं, कोई ऐसी डेडलाइन तो है नहीं कि जल्द वापस जाना है। हाँ, हिदायतें बहुत दी गई हैं, प्रोटोकॉल बहुत फॉलो करना पड़ेगा, नियम बहुत हैं कि भाई सीएम दफ्तर जाएंगे नहीं, साइन करेंगे नहीं, तो नाम के ही मुख्यमंत्री के तौर पर फिलहाल अभी उनकी मौजूदगी है। लेकिन इस्तीफे के बाद क्या होगा, ये बड़ी बात होगी। फिर आगे बढ़ेंगे, झारखंड को सौगात पीएम मोदी के द्वारा वंदे भारत जो है नंबर 1 ट्रेन भारत की, तो झारखंड को सौगात कैसे दी, क्या है खास, हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आप देखेंगे, आपको पसंद भी आएगी, वो आपको दिखाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, नई पसीजा ममता का दिल, ये हम क्यों कह रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं और क्या ये डॉक्टर से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है, जानना है, सब कुछ बताएंगे। तो जनमत को देखते रहिए, साथ बैठे रहिए। फिर और आगे बढ़ेंगे, आफत की बारिश। जी हां, आप सोचते हैं कि आपके क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है, धूप निकल रही है, बारिश बादल नहीं आ रहे हैं, तो क्या सब जगह एक जैसा हाल है? बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां बाढ़ बारिश के चलते लोगों की जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, लोग परेशानी में जी रहे हैं। उसका भी एनालिसिस आपको बताएंगे, किस तरीके से बारिश से लोग परेशान हैं। शुरुआत करते हैं खबरों की, बात करेंगे पहले मुद्दे की, हिंदू त्योहारों पर होते जिहादी हमलों की। जी हां, जहां बीते एक हफ्ते के अंदर हिंदू त्योहारों पर जिहादियों के ताबड़तोड़ पत्थरबाजियों ने बीते सभी हमलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के रतलाम, गुजरात में सूरत, कर्नाटक के मांड्या, उत्तर प्रदेश के महोबा और लखनऊ के बाद अब जिहादियों ने राजस्थान के भीलवाड़ा में हिंदुओं को अपने पत्थरों का शिकार बनाया है। जहां इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मस्जिद के नाम सामने से गुजरकर राम रेवाड़ी यात्रा पर पथराव किया है, वहीं मस्जिद के बाहर अचानक पथराव होने से अब माहौल तनावपूर्ण हो गया है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में कल यानी बीते शनिवार 14 सितंबर को यह घटना घटी थी, जब शोभा यात्रा भगवान के बेवाण किले से जा रही थी। शोभा यात्रा जैसे ही जामा मस्जिद के पास पहुंची, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया और प्रदर्शनकारियों ने आरोपितों को गिरफ्तारी करने की मांग करते हुए मौके पर ही धरना देना शुरू कर दिया। लोकल मंत्री भी धरने पर बैठ गया। सोचिए हालत क्या है। इस दौरान शहर के बाजार बंद हो गए। मामले में 10 पत्थरबाजों की गिरफ्तारी हो गई है, आंकड़े 12 भी कहते हैं, जो मस्जिद के अंदर से पत्थरबाजी कर रहे थे। लेकिन उनकी गिरफ्तारी से देश में फैल चुकी जिहादी मानसिकता का समाधान नहीं हो जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि हिंदू त्योहारों पर बरसते इन साजिशों के पत्थरों का हिसाब कब होगा, कौन देगा? हिंदू आस्था पर आखिर कब तक ऐसे ही जिहादी हमले होते रहेंगे? आखिर कब होगा हिंदू त्योहारों के जिहाद के इस कश्मीर मॉडल का इलाज? और आखिर क्यों चिढ़ रहे हैं जिहादी सनातनी त्योहारों से? देखिए हमारी खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। हिंदुओं के त्योहार अब हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में मनाए जाएंगे? ये सवाल आज देश के वो निर्दोष हिंदू पूछ रहे हैं जिनकी आस्था जिहादियों के पत्थरों से घायल है, जिनकी भावनाएं मजहबियों के तांडव से लहूलुहान हैं। फिर चाहे वो गणेश चतुर्थी हो या कोई अन्य धार्मिक यात्रा, जब जब कोई हिंदू त्योहार आरंभ होता है तो हिंदू आस्था पर चील सी नजरें गड़ाए मजहबी उन्मादी भी एक्टिव हो जाते हैं। जैसा कि जिहादियों की भीड़ ने राजस्थान के भीलवाड़ा में राम रेवाड़ी की शोभा यात्रा पर किया, जहां इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा श्रद्धालुओं की भीड़ पर पत्थर बरसाए गए। हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन कट्टरपंथियों के इस मजहबी उत्पात की कोई नई कहानी नहीं है। केवल एक हफ्ते की ही बात करें तो देश के अलग अलग कोनों से जिहादियों के तांडव की अनेकों खबरें आईं। 7 सितंबर को मध्य प्रदेश के रतलाम में
जिहादियों ने गणेश प्रतिमा के जुलूस पर पथराव किया। 8 सितंबर को गुजरात में सूरत के एक मुस्लिम मोहल्ले में गणेश पंडाल पर पथराव हुआ। 10 सितंबर को लखनऊ में गणेश पूजा पंडाल में ईंट और पत्थरों से हमला हुआ। 12 सितंबर को कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ। आज 15 सितंबर को उत्तर प्रदेश के महोबा में गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे हिंदुओं पर पथराव हुआ। हिंदू त्योहारों पर होते जिहादी हमलों की ये महज एक हफ्ते की तस्वीर है। अगर बीते एक महीने और एक साल की बात करें तो ये आंकड़ा सैकड़ों के पार जा सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर हिंदू तब अपने ही देश में अपने त्योहारों पर इसी प्रकार से इस्लामिक कट्टरपंथियों के पत्थरों का सामना करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देखिए कैसे जिहादी सोच वाले सनातनी त्योहारों से चिढ़ते हैं और 800 से 1000 साल पुरानी वो यात्रा एक मस्जिद के सामने से निकली तो वहां पर पत्थरबाजी हो गई। बड़े बड़े पत्थर माताओं बहनों पर, बच्चों पर मारे गए। सोचिए कितनों की जान जा सकती थी। ये पत्थर जो हैं जानलेवा हैं, जान ले सकते हैं। तो आखिर इनका इलाज कब होगा, ये बड़ा सवाल है। चलिए अब अगले मुद्दे की तरफ रुख करते हैं। बात करेंगे दिल्ली की सियासत की, जो इस समय देश भर में सुर्खियों में है क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। ये नया है और कोई शगुफा है कि नहीं ये जानने वाली बात है। और कहा है कि आज से 2 दिन के बाद इस्तीफा देने जा रहा हूं मैं, और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार हैं। यानी कि अगले विधानसभा चुनाव तक केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठने वाले हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने फरवरी में होने वाले चुनाव को नवंबर में करवाने की बात कही। साथ ही उन्होंने अपने बाकी नेताओं के जेल में होने पर भी बयान दे दिया है और कहा है कि सत्येंद्र जैन, अमानतुल्लाह खान भी जल्दी बाहर आएंगे। हम तो नहीं चाहते अमानतुल्लाह खान जल्दी बाहर आए। आखिर क्या कहा है केजरीवाल ने, वो आपको सुनाते हैं और उनके इस फैसले पर तमाम नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, एक नजर आप उस पर भी डालेंगे। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। इस देश की विभिन्न कचहरियां, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, इन सब कचहरियों ने अपने अलग अलग डिसीजंस में ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में किंग पिन हैं। और इसी के रहते उनकी इस स्कैम में संलिप्तता देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि वो सीएम कार्यालय जाए, ना उन्हें इस योग्य समझा कि सीएम पद का निर्वाह करते हुए किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकें। कोर्ट ने बेल देने के पहले उनको चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया। आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते चीफ मिनिस्टर ऑफिस, का मतलब कि आपको हटा दिया गया। हाँ, बेइज्जत करके हटाया, आपने खुद अपने को बेइज्जत किया। अब जब आपने घोषणा कर दिया है एक विक्टिम कार्ड खेलने के, तो वो माहिर है ना अरविंद केजरीवाल जी, तो वो दिखाएंगे कि देखो देखो मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, ऑलरेडी वो कोर्ट के द्वारा सस्पेंड किए जा चुके हैं। नहीं, जो सीएम साहब ने कहा हम पूरी तरह सहमत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अगर कुछ कमाया है तो वो इज्जत कमाई है, लोगों का प्यार कमाया है, लोगों को आशीर्वाद कमाया है। और अब वो बिल्कुल जनता की अदालत में उन्होंने रख दिया है कि अगर जनता को लगता है कि वो ईमानदार हैं और पार्टी ने बढ़िया काम किया और पार्टी ईमानदार है, तो फिर
जनता को जिताना चाहिए और अच्छी वोटों के साथ वो जिताए। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उन पे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार। को सिर्फ जेल में रखने के लिए 22 महीने बाद आपने, जब पता था कि ईडी से जमानत मिलने वाली, आपने सीबीआई का केस डाल दिया। वो सारा का सारा, उन्होंने यहां तक कहा कि पिंजरे का तोता बन गई है सीबीआई। सारा का सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। मतलब कि उसके बाद, क्योंकि आम आदमी पार्टी की शुरुआत, अरविंद केजरीवाल जी की शुरुआत इसी से हुई थी कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी है। अगर करप्शन करनी होती तो वो इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं, उस टाइम कर लेते। उसके बाद 3 बार मुख्यमंत्री रहे। आज बीजेपी सिर्फ उनकी छवि को खराब करना चाहती है। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसा फैसला कि मैं उतना टाइम सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जितना टाइम मुझे दिल्ली के लोग फैसला नहीं करेंगे कि मैं ईमानदार हूं। तो ऐसा फैसला कोई ईमानदार लीडर ही कर सकता है, क्योंकि जेल से आने के बाद जितने मुझे लगता है कि बहुत से लीडरों का ऐसे होता है, नेता का, कि अब मैं जाके कुर्सी पर बैठूं, अब मैं सीएम बनूं, और जेल से आने के बाद कोई सीएम का पद छोड़े, वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि वाकई ही देश की राजनीति में बदलाव के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सो आज मुझे और गर्व हो रहा है कि मैं उस लीडर के साथ काम कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद रिजाइन करेंगे और कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। इसलिए मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। इसलिए कहा है आपको फाइल नहीं साइन कर सकते। ये देश में 75 साल में पहली बार ऐसा ऑर्डर आया है, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री शराब घोटाले में, नशा तस्करी में इन्वॉल्व है। इसीलिए उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, कोई एहसान नहीं कर रहे। देखिए, वो तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस कर ही दिया है कि लेजिस्लेटिव ग्रुप की जो मीटिंग है, विधायक दल की मीटिंग इमीडिएटली बुलाई जाएगी और उसमें से अगला नेता तय हो जाएंगे। बीजेपी की तमाम जो झूठी साजिशें थी, जो उनकी अरविंद जी के खिलाफ कार्रवाई थी, वो तो ऑनरेबल कोर्ट ने ही नोटिस ले लिया है। लेकिन अब वो दिल्ली की एक एक गली में जाकर लोगों के सामने में अपना पक्ष रखेंगे और लोगों के आशीर्वाद से वो पाक साफ होकर निकलेंगे, क्योंकि उनको, दिल्ली के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार और लोकहित में काम करने वाले नेता हैं। देखिए, इंतहा जो तानाशाही की है वो भाजपा की सरकार में देखने को मिल रही है। शहीद आजम भगत सिंह जी जब जेल में थे तो उनकी एक एक चिट्ठी अंग्रेज सरकार ने भी जिन लोगों को वो संबोधित हुए थे उनको पहुंचाई थी। लेकिन भाजपा की सरकार की जो तानाशाही है, धक्केशाही है, वो तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ गई। आज एक चिट्ठी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने लिखी थी, वो चिट्ठी भी जो है
वो नहीं पहुंचाने दी भाजपा ने। इससे साबित होता है कि ये अंग्रेजों से भी दमनकारी और अत्याचारी है। देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा राजनीतिक नेता आज की जो राजनीति में तो नहीं है कोई। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो लोगों का उन पे लगातार भरोसा बढ़ रहा था उसमें और इजाफा हुआ है। और हरियाणा के तो वैसे भी लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं, तो आम आदमी पार्टी की बड़ी ताकत हरियाणा में बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सीएम ना सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। आपने देखा होगा, हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे, जब वो निकले कोई उन पर शर्त नहीं लगाई गई। बहुत से मुख्यमंत्री हैं, बहुत से मंत्री हैं, जब जेल रिहा हुए हैं बेल पे, तो उन पर तो कभी कोई शर्तें नहीं लगाई गई। केवल इन पे क्यों शर्त लगाई गई? और इसीलिए शर्त लगाई गई है क्योंकि देखिए, बेल देना सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा, धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, तो इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं बच जाती है केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है, आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री है जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। और जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बोलेंगे केजरीवाल की ईमानदारी के लिए वोट दो, उसी मुद्दे पर अभी 2 महीना पहले इन्होंने कैंपेन किया है लोकसभा में। केजरीवाल, केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल के बच्चे, सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा कि केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया, लेकिन पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए महाअभियान चलाया, वो अभियान फेल हो गया। सभी लीडर्स, सभी नेता जेल से बाहर आ गए। आने के बाद दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई नेता है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने सरेआम ये ऐलान किया है जनता की अदालत में कि अगर मैं ईमानदार हूं तो हमें वोट देना, और मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट नहीं देना। भारतीय जनता पार्टी के जो षड्यंत्र के दिन थे वो लद गए। जनता की अदालत इस बात का फैसला करेगी और अरविंद केजरीवाल जी ने अपने को जनता के हवाले किया है। जनता ये तय करेगी। देखिए, ये उनका अपना फैसला है। मैं तो नहीं कहूँगा सीएम का पद महत्वपूर्ण होता है। एक एक दिन इस पे काम करना चाहिए, एक एक दिन जनता की सेवा करनी चाहिए। चलिए, आपने खबर देखी। इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको दिखा देते हैं। वो प्रश्न क्या था, उस प्रश्न से और आपका उत्तर क्या था। क्या दिल्ली का चुनाव जीत पाएगी आप? 30% लोग कह रहे हैं हाँ, 70% लोग कह रहे हैं ना। क्या दिल्ली का चुनाव जीत पाएगी आम आदमी पार्टी? लोग तो यहां पर ना ज्यादा कहने वाले मिल रहे हैं। तो क्या अब वो लहर नहीं है? ये देखिए, आपका मत तो ये कहता है। अब असल वोटिंग में भी पता लग जाएगा। अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के बाद लगातार राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि अन्ना हजारे का जो बयान है वो भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही अरविंद केजरीवाल से कहा था कि राजनीति में मत जाओ, मत आओ राजनीति में। अन्ना हजारे का कहना है कि उन्होंने केजरीवाल से कहा था कि समाज की सेवा करो, बहुत बड़े आदमी बनोगे। उन्होंने कहा कि कई साल तक हम लोग साथ में थे, उस समय कई बार मैंने अरविंद से कहा कि राजनीति में नहीं जाना, समाज सेवा आनंद देती है, इसका आनंद लो।
अन्ना हजारे ने कहा कि लेकिन केजरीवाल के दिल में बात नहीं रही और आज जो होना था वो हो गया। उनके दिल में क्या है मैं क्या जानूं। क्या कुछ कहा अन्ना हजारे ने वो आपको सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये एक शिक्षक के तौर पर, एक इन्हीं के नेतृत्व में आप सोचिए, अन्ना हजारे ने ही सोचिए अरविंद केजरीवाल को लॉन्च किया था और क्या प्रतिक्रिया है आज वो आप देखिए। मैं पहले से ही बता रहा था, राजनीति में नहीं जाना, समाज की सेवा करो, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। कई साल हम लोग साथ में थे, उस टाइम बार बार मैं कह रहा था कि राजनीति में नहीं जाना, समाज सेवा ये अपने जीवन में आनंद देती है, आनंद में डूबे रहा हूँ, लेकिन उसके दिल में नहीं लगा, वो बात आई नहीं। और आज जो होना तो हो गया। मैं वो तो उनके दिल में क्या है मैं क्या जानना। वैसे पहली बार नहीं है जब अन्ना हजारे ने केजरीवाल को लेकर कोई टिप्पणी की हो। इससे पहले जब केजरीवाल को मार्च में गिरफ्तार किया गया था तब उन्होंने कहा था कि केजरीवाल ने उनकी बात नहीं मानी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि वो इस बात से परेशान हैं कि जो अरविंद केजरीवाल उनके साथ काम करते थे, शराब के खिलाफ आवाज उठाते थे, वो अब शराब नीतियां बना रहे हैं। रविवार के दिन झारखंड के लिए सबसे अच्छे दिनों में से रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को वहां पर हरी झंडी दिखाई। इससे पहले उनके द्वारा जमशेदपुर का जो दौरा था वो रद्द हो गया। उन्होंने रांची एयरपोर्ट से ही विभिन्न योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया। भारी बारिश के कारण यह फैसला लिया गया है। इससे पहले रोड शो को भी रद्द कर दिया गया। पहले वंदे भारत ट्रेनें 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। ये ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की क्षमता रखती हैं। साथ ही पीएम मोदी ने झारखंड के टाटानगर में 660 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया है। क्या कुछ हुआ है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पीएम मोदी रविवार को झारखंड के दौरे पर रहे। उन्होंने झारखंड को भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। जमशेदपुर में उन्होंने 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने झारखंड को कर्मा पूजा की बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि हम झारखंड के लिए कृत संकल्प हैं। झारखंड को आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पहले विकास कुछ जगहों तक सीमित था और अब देश की प्राथमिकता देश के गरीब और आदिवासी हैं। हम दलित और वंचितों के विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को आज योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। रेल कनेक्टिविटी से आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के देवघर जिले में मधुपुर बाईपास लाइन और हजारीबाग में हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के टाटानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। उन्होंने लाभार्थियों को सहायता की पहली किस्त भी जारी की। वहीं एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग किसी के भी सगे नहीं होते। जेएमएम सरकार के 5 साल का कार्यकाल इसका सबूत है। वोट लेने के लिए लोग आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जेएमएम के लिए आदिवासी समाज का सम्मान नहीं, अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर है। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह
उन्हें अपमानित किया गया। जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। सीता सोरेन जी तो उनके ही परिवार, अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपमानित और बेदखल किया गया। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा। झारखंड की हर माता, हर बहन, हर बेटी देगी। वहीं भारी बारिश के कारण पीएम मोदी जमशेदपुर में रोड शो नहीं कर पाए। भारी बारिश के कारण इसे रद्द कर दिया गया। बिष्टुपुर से गोपाल मैदान तक पीएम मोदी का रोड शो होने वाला था। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में हो रही लगातार भारी बारिश के कारण पीएम मोदी के कार्यक्रमों में शामिल रोड शो का कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने टाटानगर में 660 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। सुदर्शन न्यूज से महादेव की रिपोर्ट। देखिए, वंदे भारत ट्रेनों को लॉन्च करने के लिए झारखंड की ये नई सौगात पीएम मोदी के द्वारा, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और अब देश में इसी तर्ज पर, इसी लेवल पर तरक्की जो है हो रही है। यात्रा का समय कम हो रहा है। वंदे भारत जो ट्रेन्स हैं उसकी यही खासियत है। और भी आगे बढ़ेंगे, बुलेट ट्रेन्स तक जाएंगे, भारत आगे ही बढ़ेगा। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस का मामला खत्म होता दिख नहीं रहा है। न्याय की मांग को लेकर डॉक्टर अब भी धरने पर बैठे हुए हैं। बंगाल सरकार लगातार इन डॉक्टरों से बातचीत कर ध्यान, इनका जो धरना है वो खत्म करने की कोशिश में है, ताकि डॉक्टर्स जो हैं अपने अपने काम पर लौट सकें। 14 सितंबर को भी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टर्स के बीच बात होनी थी। बातचीत का दूसरा अटेम्प्ट था, लेकिन ये भी फेल हो गया। जूनियर डॉक्टरों की मांग थी कि जो बातचीत हो उसका लाइव स्ट्रीम किया जाए, यानी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। जैसे बात हो रही है उसको लोग लाइव देख पाएं, और भाई सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है उनको भी लाइव किया जाता है। डॉक्टर्स की मांग यही थी, ताकि सरकार अपने किए गए वादों से बाद में ना मुकर सके। ममता इस शर्त के लिए तैयार नहीं हुई, पहले भी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स और सरकार के बीच में बातचीत नहीं हो सकी। आपको याद दिला दूं, पिछली बार जब बातचीत हो रही थी, डॉक्टर्स ने कहा था लाइव स्ट्रीम करा दो। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की तरफ से कहा था वीडियो बना लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर दे देंगे। डॉक्टर्स कह रहे थे कि वीडियो अगर बन गई तो बाद में आप एडिट करके भी तो आगे दे सकते हैं। क्या है पूरा मामला, हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे, ज्यादा बेहतर समझेंगे। जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो प्रशासन और जूनियर डॉक्टर्स के बीच खाई और गहरी हो गई है। शनिवार दोपहर के बाद लगा कि बर्फ गलेगी तथा 36 दिनों से जूनियर डॉक्टर्स का काम बंद शायद वापस लौटेंगे, और ऐसा नहीं हुआ है। हुआ ये कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को अचानक स्वास्थ्य भवन के सामने जूनियर डॉक्टर्स के धरना स्थल पर पहुंच गई। इस दौरान सीएम ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आपकी दीदी के रूप में यहाँ आई हूँ। साथ ही सीएम ने जूनियर डॉक्टर्स से बातचीत कर कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद बर्फ पिघलनी शुरू हुई और जूनियर डॉक्टर बैठक के लिए राजी हो गए। इन लोगों ने खुद ही ईमेल भेजकर बैठक की इच्छा जताई। शाम 6 बजे सीएम आवास यानी कालीघाट में बैठक तय हुई। पहले कहा गया कि केवल 15 जूनियर डॉक्टर्स बैठक में आ सकते हैं, लेकिन आंदोलनकारी पहले ही बता चुके थे कि 30 से कम की संख्या में वह नहीं आएंगे। 30 जूनियर डॉक्टर शाम लगभग 6:30 बजे 6:25 पर सीएम आवास पहुंचते हैं। आंदोलनकारी डॉक्टर्स अपनी 5 सूत्रीय मांगों पर अड़े रहे। इस बार भी वे लाइव प्रसारण की पहल कर रहे थे, लेकिन बाद में इस मांग से हटे। बैठक की वीडियोग्राफी पर अड़े रहे। लगभग 2.5 घंटे तक वे वहां बारिश में ही खड़े रहे। ममता बनर्जी रात लगभग 8:15 पर घर से बाहर आईं और डॉक्टर से कहा कि आप लोग क्यों बारिश में भीग रहे हैं। सभी को छाता दिया गया, आप लोग भीतर आइए।
सीएम ने कहा कि आप लोगों के पत्र में कहीं भी लाइव की बात नहीं कही गई है और हमारे द्वारा दिए गए पत्र में भी कहीं भी लाइव की बात नहीं हुई है। सीएम ने कहा कि यदि आप लोग को मीटिंग नहीं करना है तो कम से कम भीतर आकर एक कप चाय पीकर चले जाइए। हालांकि सीएम के चाय के ऑफर को जूनियर डॉक्टर्स ने ठुकरा दिया। सीएम ने जूनियर डॉक्टर्स से कहा कि जनता के स्वार्थ में, जनता के हित में मीटिंग कीजिए और हम पर भरोसा कीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है तो मैं आप लोगों को वीडियो दे दूंगी। आपको भरोसा रखें, मैं भी उस वीडियो को तब तक इस्तेमाल नहीं करूंगी। सीएम ने कहा कि मैं बैठक का समय तैयार कर दूंगी, दोनों ओर के लोग इस पर हस्ताक्षर करेंगे। ये अंतिम बात कहकर सीएम वापस घर की ओर चली गयी। सीएम ने जूनियर डॉक्टर्स को चाय, छाता और यहाँ तक कि कपड़े देने का भी आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने, बारिश में भीगते रहे। इसके बाद रात लगभग 9 बजे मुख्य सचिव और स्वास्थ्य राज्य मंत्री समेत सभी अधिकारी कालीघाट स्थित सीएम आवास से निकल गए। जूनियर डॉक्टर्स का कहना था कि हमारा वीडियोग्राफर भी बैठक की वीडियो लेता था। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा इसका प्रसारण हम लोग नहीं करेंगे। पारदर्शिता के लिए ये ठीक रहेगा, परंतु प्रशासन इस पर तैयार नहीं हुआ और अंत में बैठक नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लाते हैं। क्या प्रश्न था वो आपको बताते हैं। लीजिए, क्या ममता राज में हो रही है पारदर्शी कार्रवाई, यानी कि ट्रांसपेरेंट कार्रवाई हो रही है? क्या ट्रांसपेरेंट है क्या कार्रवाई? तो 82% लोगों ने बोला ना, 18% लोगों ने कहा हाँ। तो बहुमत ये कहता है कि ट्रांसपेरेंट कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं, जिस मुद्दे के बारे में हमने आपको फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से बताया था कि बाढ़ बारिश से लोग कैसे परेशान हैं। वापसी से पहले दक्षिण पश्चिम मानसून पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरसा रहा है। पश्चिमी हिमालयी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आपको बताएं भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहां मैदानी राज्यों में नदियां उफान पर हैं। आपको बता दें कि सड़कों पर जल भराव हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह भी पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में लोगों को बारिश से जूझना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आने वाले सप्ताह में भी पश्चिम मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले सप्ताह हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार अगले सप्ताह कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 15 सितंबर को झारखंड, छत्तीसगढ़ और 16 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश, 17 और 18 सितंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। 15 और 16 सितंबर के दौरान बिहार, झारखंड, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर यानी कि उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं हमारे, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अत्यधिक वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही 18 से 20 सितंबर के दौरान असम और मेघालय में भी हाल यही रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि गंगीय पश्चिम बंगाल और इससे सटे बांग्लादेश पर एक गहरा दबाव बना हुआ है। इस दबाव के कारण 11 राज्यों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। इनमें झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के साथ उड़ीसा भी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय शामिल हैं। इन राज्यों में से उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि अगर आप उड़ीसा से ये शो देख रहे हैं, झारखंड से देख रहे हैं या छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, रेड अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आखिरी चरण में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भारी संकटों का सामना करना पड़ेगा। दोबारा दोहरा देता हूं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यानी पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आप रहते हैं, सतर्क हो जाइए, संभल जाइए, अभी से तैयारियां कर लीजिए। जगह जगह भूस्खलन से हिमाचल में 41 सड़कों पर यातायात ठप हो भी गया है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन के चलते बाधित रहा। इससे बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब आने जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के कुमाऊं में बारिश और भूस्खलन में 5 लोगों की मौत की खबर भी आ गई। तो आसमान से आफत बरस रही है। जिस बारिश का लोग आनंद उठाना चाहते हैं वो एक तरीके से कहर बरपा रही है। तो ये बारिश का हाल हमने आपको बताया, अपडेट हमने आपको दी।
उत्तर प्रदेश में मेरठ की जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिला मकान गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। मेरठ के जिला अधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को प्रति मृतक 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और मकान क्षतिग्रस्त होने के कारण 1,20,000 रुपए देने की कार्रवाई भी की जा रही है। मेरठ जिला प्रशासन की ओर से जारी एक बयान के अनुसार लोहिया नगर थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिला मकान गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। इस बीच मेरठ के जिला अधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि जब बचाव अभियान शुरू हुआ था तो रिश्तेदारों ने 15 लोगों के बारे में जानकारी दी थी। अब तक मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। 5 लोगों का उपचार जारी है। 14 लोगों के अराउंड लोग थे जो उनकी फैमिली और रिलेटिव्स ने बताया गया। 3 लोग जब मकान गिरा था इनिशियली उसी टाइम पे निकाल लिए गए थे, रेस्क्यू हो गए थे वो लोग। और बाकी के जो 11 लोग थे जो मलबे के नीचे थे उनमें से 5 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। टोटल 8 लोग जो रेस्क्यू हुए हैं उनमें से 3 लोगों की डेथ अभी तक हो चुकी है। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है मेडिकल कॉलेज में। बाकी अभी प्रायोरिटी ये है कि जो 6 लोग बचे हुए हैं जो उनके रिलेटिव्स के द्वारा बताया। चलिए, ये तो हाल था आपको उत्तर प्रदेश का बताया मेरठ का। इसी के साथ आज के जनमत में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी एडिटोरियल प्रोडक्शन टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।